हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर का जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें हम लोग डिस्कशन किए थे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देखे थे। आज डिस्कस करना है क्वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन इससे आता है। तो देखो, लास्ट लेक्चर में जो हम बताए थे कि यदि सॉल्यूट पार्टिकल का जाकर के डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाए सॉल्यूशन में, मतलब किसी भी प्रकार से यदि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का संख्या चेंज कर जाए किसके तुलना में, तो जितना पार्टिकल ऐड किए थे, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज करने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करने से उसका मोलर मास भी चेंज कर जाएगा। थ्योरेटिकल वैल्यू से उसका मोलर मास अलग आएगा, और ये जो डिफरेंस आ रहा है थ्योरेटिकल मोलर मास और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, तो यही डिफरेंस को जो है हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास बोल रहे थे। अब बात आता है कि मोस्ट ऑफ दी जो सॉल्यूट होते हैं ना, उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन जनरली होता ही है। कोई भी आयनिक कंपाउंड का आप सॉल्यूशन बनाओगे तो डिसोसिएशन होना ही है। कुछ कुछ कंपाउंड का एसोसिएशन भी होता है। और अभी हम लोग देखें, मतलब लास्ट लेक्चर में, कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने से मोलर मास चेंज कर जाता है। तो यदि हम लोग को एक्यूरेट मोलर मास लाना हो सॉल्यूट का, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बावजूद, कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो भी, उसके बाद भी मोलर मास हम लोग का एकदम सही आए, तो उस केस में हम लोग कैसे उसका एक्यूरेट मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो उसी के लिए एक टर्म है क्वांट ऑफ फैक्टर। क्वांट ऑफ फैक्टर डील करता है कि यदि सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए सॉल्यूशन में, तो मोलर मास कैसे प्रभावित होगा, या फिर उसको कैसे हम लोग एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इस क्वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये जो क्वांट ऑफ फैक्टर है बतलाएगा जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करता है। तो क्वांट ऑफ फैक्टर का यदि हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या होगा, तो क्वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ना, आई, यह एक रेशियो होता है। और ये रेशियो किसका होता है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करने का मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबको एक्सपेरिमेंटली मेजर करने का मेथड है, जो 12 में हम लोग को नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ोगे। हालांकि नोट्स में डिस्कशन किया हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली कैसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर करेंगे, कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करेंगे। तो इन सारी बातों का डिस्कशन है, सिलेबस में नहीं है लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि एक्सपेरिमेंटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिटरमाइन करेंगे उसका वैल्यू, और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि फॉर्मूला के आधार पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका वैल्यू। इस नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को जो है हम लोग कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी भी लिखते हैं, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब चूंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। तो यहां इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू कि ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अभी ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या कितना है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड इन द सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एडेड इन द
सॉल्यूशन। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। मेन फॉर्मूला इसके यही है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से बात क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अभी ऑब्जर्व नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो पार्टिकल का संख्या होगा वो डिवाइड बाय नॉर्मल मतलब जितना पार्टिकल्स हम लोग ऐड किए थे वो। तो यही दोनों का रेशियो जो है कहलाता है क्या, वन ऑफ फैक्टर। अब चूंकि हम लोग पढ़े सिंस जो वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का, 1 मोलर मास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस फार्मूला को यदि इसमें हम लोग बदलना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं आई को, देखो यहाँ ऑब्जर्व बाय नॉर्मल है तो इसका उल्टा करेंगे ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो इस फार्मूला से भी याद रख सकते हो वन पावर फैक्टर को। डेफिनेशन आ जाता है डायरेक्ट कि डिफाइन वन पावर फैक्टर। तो जो चार फार्मूला लिखे चारों में से किसी फार्मूला के आधार पर इसको डिफाइन कर सकते हो कि वन पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर वन पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन to the normal number of solute particles in the solution, या कि one per factor is the ratio of number of solute particles after association or dissociation in the solution to the number of solute particles added in the solution। और फाइनली इसके आधार पे कि one per factor is the ratio of normal molar mass of solute to the observed molar mass of solute। तो इसके आधार पे जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं one per फैक्टर को। अभी जो वन पावर फैक्टर है ना आई, इसका अलग अलग केस में जो है वैल्यू अलग अलग हो सकता है। कैसे, इसका डिफरेंट केसेस हम लोग ऑब्जर्व करेंगे वन पावर फैक्टर का। तो पहला केस में जो है इसका हम लोग देखें, इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन कि यदि पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो तो तीन पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाए तो इस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल का संख्या है वह कम होगा जितना पार्टिकल तुम ऐड करोगे उसके तुलना में। मतलब इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन लेस देन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। ऐड किए थे 4 पार्टिकल लेकिन जा करके दो पार्टिकल आपस में जुड़ करके हो गया 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में डिक्रीज कर गया ना, किसके तुलना में, तो जितना पार्टिकल ऐड किए थे उसके तुलना में। अब जरा यहाँ फॉर्मूला देखो, आई का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो पार्टिकल का संख्या कम है और जो ऐड किए थे ज्यादा। तो किसी भी फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर का वैल्यू कम हो और डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा हो तो उस रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से क्या आता है, कम आता है। जैसे 1/2, 3/4, 5/7, सब में देखो न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, इस रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगा। तो इस केस में जो 1 का फैक्टर है आई, इसका वैल्यू लेस देन होगा 1। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 का फैक्टर से रिलेटेड कि यदि सॉल्यूट पार्टिकल का एसोसिएशन हो रहा हो तो उस केस में जो 1 का फैक्टर है उसका वैल्यू आई जो है क्या होगा, 1 के बराबर, 1 से ज्यादा या 1 से कम, इसको याद रखेंगे। दूसरा केस इसका, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन कि यदि सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन हो तो इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन ग्रेटर देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड।
तो इस केस में सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का संख्या होगा वो अधिक हो जाएगा किसके तुलना में, तो जो पार्टिकल ऐड करोगे उसके संख्या की तुलना में। जैसे मान लो कि वही बताया NaCl है, ऐड किए एक पार्टिकल, कूटने के बाद Na प्लस अलग Cl माइनस अलग हो गया 2 पार्टिकल। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल का संख्या इंक्रीज कर गया ना, जिससे आप ऐड किए थे जितना पार्टिकल उसके तुलना में। तो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद देखो पार्टिकल का संख्या ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब इस बार न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम। तो किसी भी फ्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो उस रेशियो का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो इस केस में जो है 1 का फैक्टर i का वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसा केस हो 3/2, 4/3, 9/4, ऐसा सब में न्यूमरेटर देखोगे तो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो सब रेशियो का वैल्यू 1 से अधिक आएगा। और एक तीसरा केस इसमें हम लोग याद रख सकते हैं, तीसरा केस इन केस ऑफ नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, मतलब यदि ना तो डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन, मतलब आइडियल केस। तो यदि ना डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बराबर होगा किससे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। तो इस केस में जो सॉल्यूशन में पार्टिकल का संख्या है वह बराबर होगा जितना पार्टिकल ऐड किए उसके तुलना में, मतलब इस केस में जो i का वैल्यू है वो आ जाएगा 1 के बराबर। तो 1 के बराबर कैसे आया, क्योंकि इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब 5/5, 6/6, तो हमेशा 1 ही आएगा ऐसा। तो यही 3 केस है, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको एकदम याद रखना कि i कब लेस देन 1 होगा, कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब 1। तो आसान है कैसे, सो देखो यदि कुछ नहीं हो रहा है, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो 1 के बराबर याद रखेंगे। यदि एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर जाता है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, तो घट रहा है मतलब i का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन में पार्टिकल का संख्या बढ़ जाता है, तो पार्टिकल का संख्या बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो 1 का फैक्टर है i वह भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो तीनों केस एकदम आसान है, इसको याद रखोगे। एसोसिएशन में i लेस देन 1, डिसोसिएशन में i ग्रेटर देन 1 और आइडियल केस में i का वैल्यू एकदम 1 के बराबर। अब जब हम लोग ये 1 का फैक्टर i कैलकुलेट कर लेंगे तो अब इस i के मदद से जो है हम लोग सॉल्यूट का जो मोलर मास है, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पे कैलकुलेट करेंगे, वह एक्यूरेट ला सकते हैं यदि इस 1 का फैक्टर को उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब। तो कैसे अब एक्यूरेट आएगा, तो जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे या फिर जो पिछला लेक्चर में 4 फॉर्मूला बताए थे, पहला जो था mv बराबर WA इंटू MA बटे WB और PA नॉट माइनस P बाई PA नॉट, इस टाइप का जो फॉर्मूला था। तो इस केस में अब क्या करना होगा, हम लोग को i मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो जब इस 1 का फैक्टर i को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो इस मोलर मास का वैल्यू आएगा वह निश्चित रूप से एकदम एक्यूरेट वैल्यू आएगा। हाँ, तो इसको हम लोग जो है यहाँ से याद रखेंगे। फॉर्मूला देखोगे आप लोग। उसके बाद जो दूसरा पढ़े थे रिलेटिव एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां mv बराबर क्या था, mv बराबर था kb इंटू WA इंटू 1000, सॉरी यहाँ WB था, इंटू डेल्टा TB बाई WA, ऐसा था। तो इस केस में अब क्या होगा कि यहां भी i मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो अभी i को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मोलर मास का वैल्यू आएगा वह एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेट मतलब जो उसका थ्योरेटिकल वैल्यू होता है उसके बराबर आएगा।
उसी प्रकार से एक डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाला था, KF इंटू WB इंटू 1000 बाई डेल्टा TF इंटू WA। तो यहाँ भी I लगा देंगे, ये सब फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। जो लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर था MB बराबर यहाँ भी लगा दो I, WB इंटू R इंटू T पाई इंटू V। तो इस सब फॉर्मूला में जो है I को केवल मल्टीप्लाई कर देना है, और I मल्टीप्लाई तभी होगा जब बताए कि सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो तब। यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो तो उस केस में तो I का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे भी इस फॉर्मूला में तो ओवरऑल मोलर मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अभी जो वन ऑफ फैक्टर हम लोग पढ़े ना I, तो बतलाए कि वन ऑफ फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कब, जब सॉल्यूट का मोलर मास निकालना हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से तब। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 2.47 जो है ना इसका I का वैल्यू दिया हुआ है, dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is इतना atm at 27 डिग्री सेल्सियस। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का बात किया है, इसका मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर से जो हम लोग पढ़े ना मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए वो वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला उसके लिए अभी हम लोग लिखे थे, पाई इक्वल टू क्या था, CRT, और इस CRT को हम लोग लिखे थे N/VRT, और इस N नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, MB यहाँ हो जाएगा V और ये है RT पाई। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मोलर मास भी इसका कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, बोल रहा है कि इसका कितना अमाउंट को आप 2.5 लीटर वाटर में ऐड करोगे ताकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हो जाए 27 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब हम लोग को निकालना है यहाँ से WP। लेकिन देखो जो सॉल्यूट दिया हुआ है ना CaCl2 आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड बताया इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तब तो आयनाइज करेगा, Cl2 प्लस और 2Cl माइनस में। तो यहाँ यदि इसका हम लोग देखेंगे तो ये एक पार्टिकल है, तो ये एक पार्टिकल कितना के लिए है, 1 मोल के लिए। यदि इसका आयनाइजेशन हो जाता है तो एक पार्टिकल यहाँ, 2 पार्टिकल यहाँ, कितना 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 3, नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड 1, तो 3/1 मतलब 3। वन ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए 3, लेकिन यहाँ वन ऑफ फैक्टर दिया हुआ 2.47, 3 से कम। तो कम क्यों दिया हुआ है, तो देखो डिसोसिएशन के बाद ये 3 पार्टिकल कब बना, जब इस 1 मोल का पूरा डिसोसिएशन हुआ तब। अब इसका 1 मोल का पूरा डिसोसिएशन हो ही जाए ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, 1 मोल मतलब इतना पार्टिकल होगा, तो इतना में से सब पार्टिकल यदि डिसोसिएट करेगा तब हम लोग लेंगे इसका I का वैल्यू 3। लेकिन इतना में से सब पार्टिकल डिसोसिएट कर जा रहा है ऐसा जरूरी नहीं है, कम ही डिसोसिएट किया होगा, तो कम पार्टिकल डिसोसिएट करेगा तो आयन भी यहाँ कम बनेगा, इसलिए जो I का वैल्यू दिया हुआ है वह 3 से कम है। तो इसको याद रखोगे, यदि वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता और लिखा हुआ रहता कि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में हम लोग ऐसा सोचते और उसका I का वैल्यू कितना लेते 3, लेकिन I का वैल्यू दिया हुआ है तो इस केस में हम लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ फॉर्मूला में हम लोग को I लगा देना है तब सही होगा। तो यदि यहाँ से आप WB निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू MB इंटू V बटे I इंटू R इंटू T, यही फॉर्मूला हम लोग को लगाना है। अब इसमें से क्या क्या दिया हुआ है जरा डाटा देख लें। सबसे पहले तो I हम लोग को पता है 2.47, वॉल्यूम पता है 2.5 लीटर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई पता है 0.75 atm, टेम्परेचर पता है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करो तो 273 प्लस 27 हो जाएगा कितना 300 केल्विन। M एक बचा हुआ है MB, मोलर मास किसका, कैल्शियम क्लोराइड का, तो निकाल लो। कैल्शियम का होता है 40 प्लस क्लोरीन का 35.5, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 प्लस 71 कितना आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल। ये हो गया मोलर मास का कैल्शियम क्लोराइड का। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर दो तो पाई हो गया, अच्छा एक R बच जाता है तो R का वैल्यू लेंगे 0.082 लीटर
एटीएम पर केल्विन पर मोल। लास्ट क्लास में बताए थे पहले कि आर का अलग अलग वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू यहाँ हम लोग लेंगे वो डिपेंड करता है कि क्या हम लोग को निकालना है। क्योंकि मास निकालना है, अब इस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है, तो मास तो केवल ग्राम या किलोग्राम हो सकता है, जबकि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में भी दिया हुआ है। तो एटीएम को हटाना है, तो एटीएम को हटाने के लिए फिर वही एटीएम वाला ही फॉर्मूला लगाना, आर का वैल्यू। तो पुट करो, पाई हो गया कितना, यहाँ लिखते हैं, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू पाई का वैल्यू यहाँ से है 0.75 एटीएम। एम बी, तो एम बी आया है 111 ग्राम पर मोल इंटू वी वॉल्यूम कितना है 2.5 लीटर, ठीक है। आई दिया हुआ है 2.47 इंटू आर, तो आर का वैल्यू हुआ तुम्हारा 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। उसके बाद क्या बचा टी, तो टी दिया हुआ है कितना 300 केल्विन। अब देखो एटीएम से एटीएम कट गया, लीटर से लीटर कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, केल्विन से केल्विन, तो ओवरऑल बचा क्या ग्राम। तो ये डब्ल्यू भी सारा न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो उतना ग्राम आ जाएगा आंसर। यहाँ आई का वैल्यू यदि नहीं भी दिया हुआ रहता ना, तो यहाँ सॉल्यूट से पहचानना पड़ेगा। बता दिए कि जितने भी आयनिक कंपाउंड है सभी का डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन करने से आई का वैल्यू एक से ज्यादा कितना होगा वो दिया हुआ है तो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर लेंगे। अब नहीं दिया हुआ है तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन मान करके, जैसे हम लोग आई का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए थे उस तरह से कैलकुलेट करना है तब। तो चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो होता है, इससे हम लोग कुछ और भी बेसिक टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन वगैरह। इस सब का कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।